हम यहाँ का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे माने एग्जांपल लेके चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयरेबल पूल में कितना पैसा आया? 100 रुपए। उसने कितना दिया फाइनेंस कमीशन के थ्रू? 42 रुपए आ गए। अब 42 में आप मल्टीप्लाई करिए क्या? 17 42 इंटू ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा वो किसके लिए होगा? वो पॉपुलेशन के लिए होगा, ठीक है। अब मान लो यूपी को देना है हमको, किसको देना है? तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में अब ये जितना आया कि एक्स आया, ठीक है। आप यूपी की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 60.7 के आसपास है। x इंटू अब ये पैसा किसको मिलेगा? यूपी को। बराबर है। अगर मान लीजिए एमपी का होगा तो x इंटू जितना उसका परसेंटेज होगा वो पॉपुलेशन के फंड से मिलेगा। ऐसे करते 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 सभी को दे देंगे तो पॉपुलेशन का पैसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग मान लीजिए 2000 का ऐसे, फिर एरिया का आएगा, है ना। तो 42 इंटू 15/100 इंटू ये हो गया। अब यूपी की किसी भी स्टेट की जितना परसेंट टोटल एरिया का जितना परसेंटेज उस स्टेट्स का होगा वो मिल जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये ऐसे कर करके ऐसे वो पूरा फंड हमारा क्या होगा? यूटिलाइज होगा। अब जैसे ये क्राइटेरिया है, ये फिक्स नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन अलग क्राइटेरिया करेगा, 16th वाला क्या करेगा? अलग कर देगा क्राइटेरिया। तो ये फिक्स्ड नहीं है। क्लियर है? ये फिक्स नहीं है। ये उस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन कैसे सोचता है कि डेवलपमेंट या स्टेट का रोल या पब्लिक सर्विसेज उस स्टेट के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि हम अलग अलग इंडिकेटर यूज करें। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं आता हूं इसके बाद थोड़ा सा एक FRBM एक्ट लेता हूं, ठीक है। फिर हम लोग वहां पे बजट का एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं वो बजट का डाटा लूंगा और फिर GST, ठीक है। तो FRBM एक्ट पे आए। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, है ना। क्या है इसकी जरूरत? क्यों आया? इससे आने से कोई फायदा हुआ क्या? तो पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये कब आया? 4 जुलाई 2000। लेकिन अब ये बात आती है कि जरूरत क्या है ना। देखिए मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए हमारी इनकम है। ये क्या है? इनकम का एक प्रोपोर्शन क्या चला जाता है? सेविंग, और दूसरा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन। ये उपभोग हो गया, ये बचत हो गई। अब देखिए बचत कहां जाएगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? मैंने बताया ये फाइनेंशियल मार्केट, मतलब बताया ना, वो ऐसा मार्केट जहां पे सेवर बचतधारी और उधार लेने वाला सेवर और बोरोवर आपस में इंटरेक्ट करता है। ये बैंक वगैरह जैसे हो गए, है ना। तो ये वो पैसा किसको देगा? बोरोवर। जो बोरोवर को हम मान रहे हैं कि वो क्या है? इन्वेस्टर होगा। इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक कैपिटल बेस तैयार होगा या प्रोडक्टिव एसेट्स तैयार होंगे। अब ये क्या करेगा? प्रोडक्शन, है ना।
प्रोडक्शन करेगा नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बनेगी और इनकम भी जनरेट होगी, है ना। अब ये मानिए कि यहाँ पे सेविंग कम होगी तो इसको भी क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये भी कम हो जाएगा। तो फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीजें रिवर्स डायरेक्शन में चालू हो जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, फिर हमारा सेविंग बढ़ जाएगी, और सेविंग इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब फंड ज्यादा हो जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और उससे यहाँ प्रोडक्शन जब कराएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इनकम भी जनरेट होगी। क्लियर है। तो इस पर्सपेक्टिव हम लोग ये देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं सेविंग कितना है और गवर्नमेंट उसको कहाँ यूटिलाइज कर रही है। जनरली दो तरह की सेविंग होती है ना। सेविंग कैसी हो गई, एक फिजिकल एक फाइनेंशियल, है ना। फिजिकल कैसे, जैसे आप गोल्ड ले लिया, आपने खरीद लिया, है ना, और लैंड में डाल दिया पैसा, तो ये आपकी कैसे हो गई, फिजिकल हो गई। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा और उसके बाद वो अलमारी में रख दिया, ठीक है, जनरली यही होता ना, एक दिन खुलता है जिंदगी में और उसके बाद फिर वापस वो अलमारी में, ठीक है। तो हमारी सेविंग कहाँ चली गई, वो इस सर्कल से बाहर चली गई। क्लियर है। तो अब फाइनेंशियल सेविंग क्या हो गया, जो हम क्या है, तो इस सर्कल में कौन सी, जैसे हमारा 36% लगभग, अभी तो कम हो गए, 30% के आसपास सेविंग आ गई है। उस 30% में लगभग फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो गई, लगभग होती है ये 30%। सेविंग जितनी ज्यादा होगी हमारा ये सर्कल उतना ही मजबूत हो जाएगा। यहाँ भी पैराडॉक्स है, याद रखिएगा, अभी उस पैराडॉक्स में नहीं जा रहा हूं, है ना, कि पता लगा अगर हम लोग सेविंग बहुत ज्यादा करते रहे तो कंजम, अब यहाँ तो प्रोड्यूस हमने करा दिया, लेकिन ये चीजें कंजम्पशन भी तो होनी चाहिए। अगर बिकेंगे ही नहीं तो क्या होगा। कब हुआ था ये बताइए, कब हुआ था ऐसा, है ना, जब डिप्रेशन आया था 1930s में, है ना। तो उसमें क्या जो थिंकिंग क्या थी, जो कैपिटलिस्ट थे या क्लासिकल की थिंकिंग, नियो क्लासिकल की थिंकिंग क्या थी, बस प्रोडक्शन कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं था। तो वर्कर को 18 घंटे काम करा के प्रोडक्शन खूब कराया, लेकिन उसको इनकम नहीं दी। अब खरीदेगा कौन उसको, समझ। तो प्राइसेस क्या हो गए, क्रैश हो गए। कई जगह ऐसे रख के सामान जला दिया करते थे कि सप्लाई कम हो जाए थोड़ी सी, समझ। तो क्या है, यहाँ पे सेविंग और कंजम्पशन में एक ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्री उस स्टेज पे होता है जहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, उसको सेविंग की जरूरत है, क्योंकि कंजम्पशन उसका पहले से ही ज्यादा रहता है, क्योंकि लो लेवल पे इनकम इतनी लो रहती है और बेसिक नेसेसिटीज बहुत ज्यादा रहती है। जब बेसिक नेसेसिटीज है तो वो कंजम्पशन उसको करना ही करना है। तो सेविंग कम है तो सेविंग बढ़ाना है। तो हमारी जो है टोटल जीडीपी क्या होगी, एक साल में नया गुड्स और सर्विसेज जितना प्रोड्यूस होती है, एक साल में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जितना प्रोड्यूस होता है वो क्या है, जीडीपी है। उस जीडीपी का 30% सेविंग हो गई, है ना। और सेविंग भी दो जगह चली गई, उसमें भी फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो गई, ठीक है। और जैसे जैसे आपने कहा ना रिफॉर्म, जैसे सोशल रिफॉर्म से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हो जाते हैं, है ना। जैसे आपका एक आरबीआई ने क्या गोल्ड स्कीम शुरू की थी ना
कि गोल्ड को लिक्विडेट करना है, मतलब कि आप एक कागज रखिए, उस पर इन्वेस्टमेंट रहता है कि हाँ इतने 10 ग्राम का गोल्ड आपके पास है, वो गोल्ड के प्राइसेस से जितना ही रिटर्न मिलेगा आपको रहेगा। इससे लोग गोल्ड ना खरीदे और क्या है इन्वेस्टमेंट भी हो जाए उनका। तो 13% फाइनेंशियल सेविंग होगी। इसमें से कौन कौन यूज करता है अब देखते हैं। इसमें से कॉर्पोरेट और पीएसयू या पब्लिक सेक्टर, ये जनरली यूज कर दिया कितना 5% जो कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हो गई, और ये कितना जनरली यूज करता है 2%। क्यों जरूरत होती है, जैसे कंपनी है ना, जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, उसको भी तो मार्केट से फंड लेना है ना, ऐसा क्या वो उधारी लेती है कि नहीं रिलायंस, 60-60 हजार करोड़ रुपए का उसका उधारी चलता है, लेकिन वो वापस करने के लिए सस्टेनेबल है ना, तो बिना मार्केट से पैसा लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता है, ठीक है। तो इतना लोगों ने सेव किया, इंडिविजुअल ने, वो सेविंग प्राइवेट सेक्टर इतना ले लिया, पब्लिक सेक्टर मान लीजिए जैसे रेलवे ने पैसा ले लिया है ना अपना ऑपरेशन के लिए जो भी चला रहा है, या ONGC हो गया जो ऑयल कंपनियां हो गई उन्होंने ले लिया, या BSNL ने ले लिया अपना काम कराने के लिए, तो सेविंग का ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब और क्या बचा, स्टेट ने मार्केट से उधार ले लिया 3%, ये कितना हो गया, खत्म खत्म, बचा कुछ, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज अगर ये उधारी ज्यादा ले लेता है, कितना करता है ये इसका, जैसे मैंने क्या बोला था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है गवर्नमेंट का, मार्केट से बोरोइंग, तो ये मार्केट से उधारी ले ली ना, अगर ये बोरोइंग बढ़ जाए कितना हो जाए, लेट सपोज ये 5% हो जाए, ठीक है, कितनी बढ़ गई 5%। अब ये वो तो फिक्स हो गया किसी टाइम पीरियड पे, अब ये बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या हो गया, राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो यहां से कहीं से कम होगा ना, मान लीजिए यहां से कम हो गया, तो ये कितना बचा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने उधारी मार्केट से ज्यादा ले ली और उसको कहां खर्च किया, लेट सपोज मान लेते हैं कहां खर्च किया, देखिए बजट में आप जाइएगा कि वो सब्सिडीज में खर्चा कर दे या इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर दे और कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करे, मतलब एसेट क्रिएट ना, और वो चीजें लीकेज हो गई, वो हमारा प्रोडक्शन में आई नहीं, सब्सिडीज में खर्चा कर दिया, सैलरी बढ़ा के खर्चा कर दिया, पेंशन में खर्चा कर दिया, है ना। अब देखिए आप एनपीएस क्यों आया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये खर्चा कर रहा है और नॉन प्रोडक्टिव चीजों में खर्चा बढ़ गया। और ये क्या था, जनरली क्या होता है, अगर कंपनी सरवाइव कर रही है प्राइवेट सेक्टर में तो दैट मस्ट बी प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है। तो जो अच्छा काम कर रहा था उससे आपने पैसा छीन लिया और वो पैसा आपने गलत कामों में, डबली नुकसान हुआ कि नहीं, उस नुकसान हुआ। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या आया कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपने खर्चे को जो उधारी लेता है उसको लिमिट करे, पहली चीज तो। और देखिए जब ये ज्यादा उधारी ले लेता है और इसको मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से बाहर कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्वेश्चन आता है बार बार, बात समझ रहे हैं। क्राउडिंग इफेक्ट क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट ने अपनी उधारी बढ़ा ली और उसके चक्कर में प्राइवेट सेक्टर को उधारी नहीं मिली, उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। समझ रहे हैं, क्राउडिंग आउट। अब एक वर्ड और आता है क्या, क्राउडिंग इन इफेक्ट। गवर्नमेंट ने अपनी उधारी बढ़ाई
और उसको रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर सप्लाई और ऐसे इन्वायरमेंट पे खर्चा ज्यादा किया जहां पे प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट हो गया, उसके खर्चे कम हो गए, उसको रोड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको अपने जनरेटर लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपने वाटर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं, तो उसके कॉस्ट क्या हो गए, कम हो गए, तो वो अपने बचे हुए पैसे से इन्वेस्ट कर दे। तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा करती है जिसके कारण पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो जाता है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट। तो दो परसेप्शन होते हैं कि गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट बढ़ाए, इंडिया उस कंडीशन में है जहां पे क्राउडिंग इन इफेक्ट बढ़ सकता है, मतलब तो यही डायलेमा होता है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। तो अगर वो क्राउडिंग इन इफेक्ट कर रहा है, उसके स्टेप लेने से प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो क्राउडिंग आउट कर रहा है कि आता है बाजार से, पैसा ले जाता है और उसको गलत जगह खर्चा करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है जो सही जगह खर्चा कर सकता था वो सही जगह खर्चा नहीं किया, तो हो जाएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्लियर है? तो अब देखिए, हम हर बार देखेंगे जब एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट में भी देखेंगे, तो ये माना जाता है कि इस सेंटर को अपना फिजिकल डेफिसिट 3% पे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ये ऑप्टिमम लेवल है, इसके बाहर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बाकी इतना वो उधारी ले और अपना सही से उसको इस्तेमाल करे, और बाकी लोगों के लिए सेविंग छोड़ दे कि वो अपना काम कर सके। तो इस रूल को लीगलाइज करने के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक रूल आया, वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसने, इस एक्ट के कारण क्या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया या इस एक्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हमारा